Hello everyone, welcome to your my channel GS अड्डा विद PC। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग अपनी स्टडी में फोकस कर रहे होंगे। और मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह नई चीज़ लेके आता रहूँगा। और इसी क्रम में आज आपके लिए मैं साइंस इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नंबर 5 लेके आया हूँ। और इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल GS अड्डा विद PC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगामी जितनी भी सीरीज आएंगी वो आपको समय रहते उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और इसी क्रम में अपन बढ़ते हैं अपने सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवी जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित हैं वह हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, सूक्ष्म जीवी जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित हैं वह हैं। ऑप्शन ए फफूंदी, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी नीलहरित शैवाल, ऑप्शन डी विषाणु। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव है जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित होते हैं, उनसे अपना रिलेशन रखते हैं। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया वे जीव होते हैं जो वे सूक्ष्म यानी कि माइक्रो जीव होते हैं जो बीटी कपास के उत्पादन में के साथ संबंधित होते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह उसमें यानी कि जब कोई भी एक अंतरिक्ष यान है उससे वो जब चक्कर लगा रहा है तो उसे सेब छोड़ा जाता है, तो सेब के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? नंबर ए पृथ्वी की ओर गिरेगा, नंबर बी कम गति से गतिमान होगा, नंबर सी अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा, और ऑप्शन डी अधिक गति से गतिमान होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा। यानी कि जिस तरह से अंतरिक्ष यान उस ग्रह के चक्कर लगा रहा है, जहां पर चक्कर काट रहा है, उसकी गति के साथ साथ जो सेब है वो भी उसके चारों रोटेट करने लग जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, साल्क टीका निम्न में से किस रोग से संबंधित है? ऑप्शन ए चिकन पॉक्स चेचक, ऑप्शन बी टिटेनस, ऑप्शन सी टीबी और ऑप्शन डी पोलियो। तो साल्क टीका किस रोग से संबंधित आपको बताना है। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दे सकते हैं। और इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर होगा पोलियो। यानी कि पोलियो की रोग के उपचार के लिए साल्क टीके का प्रयोग किया जाता है। और इसकी बात करें कि कौन से इनको प्रभावित करता है, तो अपना जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। कौन है? पोलियो रोग है वो साल्क टीका इसके लिए यूज किया जाता है और तंत्रिका तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसके बाद में जानते हैं चेचक, जो चेचक होता है उसकी खोज, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर। इसके बाद में नेक्स्ट है टिटेनस। टिटेनस का अगर बात, टिटेनस का मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका बॉटनिकल नेम भी बताया था, जो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनस का बॉटनिकल नेम होता है। और ये जो एक विषैला स्राव होता है जिसका नाम है टिटेनोस्पामिन। टिटेनोस्पामिन जो एक विषैले स्राव के कारण स्रावित होता है। ओके फ्रेंड, और ये सबसे ज्यादा अपने जो तंत्रिका तंत्र और अपनी मांसपेशियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तीसरा है टीबी, इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाता है। जो इसका जीवाणु इसको फैलाने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और रॉबर्ट कोच ने इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी और अपने जो फेफड़े होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। बात करें इसके उपचार की तो डॉट्स के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। सीधे सीधे डॉट्स पद्धति से इसका उपचार किया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है कि डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूं, डॉट्स की फुल फॉर्म में तो डी का डायरेक्ट, DOTS, डी डायरेक्ट, ओ ऑब्जर्व्ड, टी थेरेपी और सी और लास्ट में है डॉट्स से का होता है शॉर्ट टर्म। यानी कि डॉट्स की फुल फॉर्म क्या हो गई? डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट टर्म इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आप समझ पाएंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टरों द्वारा मरीज के उदर या पेट के अंदर परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है।
जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको ये बताना है कि जो डॉक्टर अपने पेट के अंतर आंतरिक परीक्षण के लिए जो एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं, जिस यंत्र का उपयोग करते हैं जिसका नाम है एंडोस्कोप, वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का विसर्जन, ऑप्शन सी प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। तो आपको बताना है कि एंडोस्कोप को में कौन से सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप जानते हैं कि वो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वह क्या होता है। पूर्ण आंतरिक, जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करने के बाद अपने आंतरिक कोण, अपना जो उसका क्रांतिक कोण है, तो उसे अधिक कोण पर आपतित होती है, तो उसमें जो परावर्तन की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के दौरान जब अपने से अधिक क्रांतिक कोण पर आपतित होती है तो उसके दौरान जो उसमें परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, सकल आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ओके फ्रेंड, एक जान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के दौरान किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि जिस माध्यम से गुजरती है और वापस किसी सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में आ जाती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसके बाद में है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो जस्ट प्रकाश के परावर्तन के विपरीत होता है कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश किरण एक माध्यम से टकराती है और वापस उसी माध्यम में आ जाती है, जबकि प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो इसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से प्रवेश करने के बाद जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के दौरान अपने माध्यम में आकर क्या होती है, अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, यानी कि जिस माध्यम में जाती है वहीं पर जाके अपनी दिशा से भटक जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे और मेरे दिए गई जानकारी से आप संतुष्ट हो पा रहे हैं तो मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद में अपना 5th नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए नियंत्रित संगलन अभिक्रिया, बी अनियंत्रित संगलन अभिक्रिया, सी नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, डी अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। आपको बताना है जो हाइड्रोबम है वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर होगा अनियंत्रित संगलन अभिक्रिया। कहने का मतलब जो अनियंत्रित जो संगलन की अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होती है, उसके ऊपर हाइड्रोजन बम सिद्धांत कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में अपन 6th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अपना 6th क्वेश्चन है कि शुष्क बैटरी में निम्न में से किन विद्युत अपघटनों या इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग होता है। आपको बताना है कि जो शुष्क बैटरी होती है उसमें किन विद्युत अपघटनों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड व कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम क्लोराइड व कैल्शियम क्लोराइड। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें डियर फ्रेंड्स, जो शुष्क सेल होती है वो कि विद्युत अपघटन के किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो होती है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड। यानी कि NH4Cl व ZnCl के साथ ZnCl के साथ क्रिया करती है और वो किसमें रूप में यूज होती है, अपनी जो बैटरी, जो शुष्क बैटरियां होती है उसके अंदर उसका उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अपना 7th क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है, यानी कि अपने जो फोटोग्राफी प्लेट होती है उसमें जो जिस हाइपोजलीय विलयन का प्रयोग किया जाता है उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है सोडियम थायोसल्फेट का, ऑप्शन बी सोडियम टेट्राथायोनेट का, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट का, ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट का। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है, यानी कि जो फोटोग्राफी में जो किस हाइपोविलियन का यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, ए ऑप्शन सोडियम थायोसल्फेट। अगर इसके फॉर्मूले की भी इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र है Na2SO4O3, हाइपो के लिए O3 का, यानी कि ऑक्सीजन के 3 मोल परमाणु के साथ क्रिया करते हैं तो बनाता है थायो बनाता है। तो सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला Na2SO2 यानी कि सल्फेट है ना कि सल्फाइड है, यानी Na2S2O3.5S2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, Na2S2O3.5H2 होता है। फिर बाद में एक जानते हैं सोडियम सल्फेट, तो इसका होता है Na2SO4.10H2O। अमोनियम पर सल्फेट की बात करें तो अमोनियम का फॉर्मूला NH4 होता है, NH3SO4.10H2 इसका फॉर्मूला होता है।
इसके बाद में अपन बढ़ते अपने 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। अपने 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। आपको बताना कि फ्रेंड्स कि विस्फोटक के तरीके कौन से प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी नाइट्रोग्लिसरीन। तो विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर। अपना 9th क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। आपको बताना कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा, पहले जान लेते, ए यूरिएज, बी एल्फेटिस, सी ट्रिप्सिन और डी प्रोटीएस। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन एंजाइम का उपयोग प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो ज्यादा ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो जो अपना जो पैंक्रियाज होता है उसमें जो प्रोटीन जो अम्लों में अपघटन करने का कार्य करता है। कोई पूछ के ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, तो क्या होगा, अपने जो पैंक्रियाज में जो प्रोटीन को अम्लों के रूप में अपघटन करने का कार्य कौन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। इसके बाद में 10th क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है खिलौने, ऑप्शन बी वैद्युत, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी ग्लास व कुम्हारी। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो राइट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, विद्युत में, यानी कि विद्युत के रूप में अपन किसका प्रयोग करते हैं, अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, अभ्रक के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है या लिया जाता है। ऑप्शन ए है पत्ती, लीफ, ऑप्शन बी वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, ऑप्शन सी बाह्यदल, सेपल, ऑप्शन डी पंखुड़ी, पेटल। तो आपको बताना कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र पार्ट, यानी कि वर्तिकाग्र पार्ट होता है कि जो केसर का पौधा उसकी जो आगे के जो हिस्से का जो वर्तिकाग्र जैसे ऊपर लगा होता है स्टिग्मा पार्ट, उसका उपयोग अपन केसर मसाला बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डायनेमो एक मशीन है जिसका क्या कार्य है, यानी कि डायनेमो मशीन का क्या कार्य है। ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ऑप्शन बी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो आपको बताना कि डायनेमो का कार्य क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर डायनेमो की बात हो, डायनेमो तो जो एक यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य कौन करता है, डायनेमो मशीन करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ा हारी की तरह किया जाता है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो फ्रेंड्स आप उसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आयोडीन। आयोडीन का उपयोग अपन पीड़ा हारी के रूप में यूज करते हैं। तो आयोडीन की अपन बात करें तो आयोडीन के यूजेस की बात करें तो आयोडीन का उपयोग टिंक्चर बनाने में किया जाता है। इसके अलावा रंग उद्योग में, कीटाणुनाशक के रूप में, इसके अलावा आयोडोफॉर्म के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर जानते हैं क्लोरीन गैस का उपयोग अपन मस्टर्ड गैस बनाने में करते हैं। इसके अलावा HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और अपन बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन की बात करें तो इसका उपयोग औषधियाँ बनाने में, रंग उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कि औषधियाँ बनाने में, रंग उद्योग में और प्रतिकारक यानी कि प्रति एंटीजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो अपन बढ़ते अपने 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है। ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, डी फॉस्फोरिक एसिड। तो आपको बताना फ्रेंड्स कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सिट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। इसके बाद में अपना 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जंगल की आग किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बोहेनियम वेरिगेटा, ऑप्शन बी टेक्टोना ग्रांडिस, ऑप्शन सी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा,
ऑप्शन डी जेकेरांडा मोसोफोलिया। तो जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अपन बात करें फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, यानी कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे। तो अपना 16 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 27 जनवरी, ऑप्शन बी 28 जनवरी, ऑप्शन सी 27 जून और ऑप्शन डी 29 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपको बताना कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। उसके राइट आंसर की अपन बात करें फ्रेंड, तो 29 दिसंबर को जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और इंपॉर्टेंट है कि अपन बात करें जो 28 फरवरी है उसको अपन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। और 27 जून की अपन बात करें, 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस यानी कि मधुमेह दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। अपन अपना बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी को एक मनुष्य कठोर परिश्रम कर रहा है तो उसको एक दिन में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 27,000 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 3,000 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 4,000 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 6,000 किलो कैलोरी। तो इसके फ्रेंड्स राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 4,000 किलो कैलोरी, कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 4,000 किलो कैलोरी। ओके फ्रेंड्स, कोई भी मनुष्य अगर मेहनत वो कठोर परिश्रम करता है तो उसको एक दिन में कम से कम 4,000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपना 18 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि जो माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उन्नतोदर लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी अवतल उन्नतोदर लेंस और ऑप्शन डी समतल लेंस। तो इसके राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उन्नतोदर लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित होता है। यानी कि आपको बताना है कि जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें कौन सा इनमें से तत्व उपस्थित नहीं होता है। सो नहीं होता है, पूछा है, उपस्थित नहीं होता है। ए तांबा जिसका प्रतीक चिन्ह Cu होता है, बी जस्ता Zn, सी निकिल Ni, डी एल्यूमिनियम Al। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो बात करें एल्यूमिनियम ऐसा तत्व होता है, डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। एल्यूमिनियम एक ऐसा तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। इसके अलावा तांबा, जस्ता और निकिल ये तीनों जर्मन सिल्वर में प्रेजेंट होते हैं। जो तांबा होता है उसकी 50% मात्रा होती है, जस्ते की 35% मात्रा होती है और निकिल की 15% मात्रा होती है। और उनसे इन तीनों से मिलकर के किसका निर्माण किया जाता है, जर्मन सिल्वर बनाई जाती है। अपना लास्ट आज की सीरीज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। आपको बताना है कोई ऐसे कौन सी बिंदु जिस पर जो फ़ारेनहाइट तापक्रम होता है सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। ऑप्शन ए -67 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी -123 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 135 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डियर फ्रेंड्स के राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको जान लेते हैं कि किस तरह से इसका अपन यूज करते हैं। तो इसके उत्तर राइट आंसर की बात करें जो सेंटीग्रेड में जो C/5 एक फॉर्मूला होता है, C/5 = 1 - 32/9। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब अपने को सेंटीग्रेड में पूछा है कि कितना सेंटीग्रेड तापमान दुगुना होता है, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में करें तो C/5 यानी कि x/5 = 2x - 32, कहने के मतलब 2x यानी कि दुगुना होता है पूछा है। तो 2 और x का मान क्या है, सेंटीग्रेड में अपने को निकालना है। तो 2x - 32/9, जब 9 को हम लेफ्ट हैंड में लेके जाएंगे तो 9x हो जाएगा, इक्वल टू जाएगा 10x - 160 डिग्री। अब आप सोचिए 160 कैसे आया, तो जब अपने को इसको जो 32 है इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 160 डिग्री आएगा। तो 160 को लेफ्ट हैंड में लेके जाएंगे तो पक्षांतरण करेंगे तो 160 डिग्री इक्वल टू 10x - 9x, तो x का मान कितना आएगा, 160 आएगा। अब तो
अपने से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ पाए होंगे और आपसे आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो पाएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को जीएस अड्डा विद पीसी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आगामी जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको वक्त रहते प्राप्त हो सके और आप अपने जनरल साइंस को नॉलेज को बढ़ा सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।